अगर आप बिहार बोर्ड 2026 में क्लास 12 फिजिक्स में 60+ या 70+ नंबर लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं शंकर सर और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव बाय शंकर। आज के इस एग्जाम स्पेशल वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का मॉडल पेपर। साइंस स्ट्रीम हिंदी मीडियम वाला ये है, इंग्लिश मीडियम वाला अगला वीडियो में आएगा। ठीक है, 70 मोस्ट बीबीआई रिपीटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इस वीडियो में जो प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर प्लस में मॉडल पेपर प्लस में बोर्ड पैटर्न तीनों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हो सकता है यही प्रश्न सीधे एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से लिखा गया है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक क्या होता है। परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक होता है, लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है न्यूटन इनवर्स, कूलॉम इनवर्स और एम इनवर्स। ठीक है, एम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है एन न्यूटन कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है न्यूटन, सी मतलब -2 लिखा है, एम के पास मतलब 2 लिखा है, और डी नंबर में लिखा गया है सी मतलब कूलम स्क्वायर, एन मतलब एन इनवर्स और एम का -2 लिखा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो। ठीक है, डी हो जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और एम का -2 होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया सेकेंड नंबर में आवेशित संधारित की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 0, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1 माइक्रोकूलम ऑफ यू सी मतलब ई माइक्रोकूलम होता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1 कूलम, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अनंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 2। ध्यान से सुनिए, अब से जो प्रश्न आएंगे ना, ये जो प्रश्न आया है वो सीधे आपके बोर्ड नंबर में नंबर बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो सेकंड का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, 0 होगा, मतलब आवेशित संधारित की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग कितना होता है, तो 0 होता है। ठीक है, चलते थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा गया है धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है समरूप, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है त्वरित, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अपवाही, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अवमंदित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में थर्ड का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अपवाही होगा, मतलब धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है तो अपवाही होती है। ठीक है, थर्ड का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कितनी होती है, तो अपवाही होती है। चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है वायु में स्थित, ठीक है, इकाई धन आवेश को घेरने वाली सतह से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होगा, मान है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है एप्सिलॉन नोट, इसको एप्सिलॉन नोट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया एप्सिलॉन नोट का इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 4 पाई एप्सिलॉन नोट का इनवर्स, और ऑप्शन नंबर सी डी में लिखा गया 4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 4 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्या एप्सिलॉन नोट का इनवर्स होगा, मतलब वायु में स्थित इकाई धन आवेश को घेरने वाली सतह से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान है तो एप्सिलॉन नोट का इनवर्स है। ठीक है, 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर में लिखा गया बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया r के अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया आर के व्युत्क्रमानुपाती, और ऑप्शन नंबर डी में सी में लिखा गया आर स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा तो आर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों रुके ना थोड़ा, 1 मिनट। ठीक है, तो 5 नंबर सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना मान होगा, तो आर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया 6 नंबर में 64 मतलब 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मतलब है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है।
बड़े बूंद की धारिता होगी। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 4 माइक्रोफैराड, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 20 माइक्रोफैराड, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 25 माइक्रोफैराड और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 164 माइक्रोफैराड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, 20 माइक्रोफैराड होगा, मतलब 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़े बूंद की धारिता होगी तो 20 माइक्रोफैराड होगी। ठीक है, 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, 20 माइक्रोफैराड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया 7 नंबर में विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है क्षेत्र की शक्ति, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है दिशा की शक्ति, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया आवेश की प्रकृति और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 7 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर में डी होगा। ठीक है, इनमें से सभी होगा, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है तो क्षेत्र की शक्ति, दिशा की और आवेश की प्रकृति, इनमें से सभी होगा सही आंसर। ठीक है, तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा 7 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर लिखा गया है धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया घटता है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर है और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया सर्वत्र शून्य रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 8 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर में डी होगा। ठीक है, सर्वत्र शून्य रहता है और धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? सर्वत्र शून्य रहता है। तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, सर्वत्र शून्य रहता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। तब 9 नंबर लिखा गया है विभव मापी से मुख्यतः मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया धारा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया विभवांतर और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 9 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, विभवांतर होगा, मतलब विभव मापी से मुख्यतः मापी जाती है तो विभवांतर मापी जाती है। ठीक है, विभव मापी से मुख्यतः मापी जाती है तो विभवांतर मापी जाती है। 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर लिखा गया अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थैतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया घटती है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया घट सकती है या बढ़ सकती है और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया समान रहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 10 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, घट सकती है या बढ़ सकती है, मतलब अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थैतिज ऊर्जा घट सकती है या फिर बढ़ सकती है। ठीक है, 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर लिखा गया है एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 2R, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 4R, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 8R और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मतलब 16R। ठीक है, मतलब R मतलब क्या? प्रतिरोध है। ठीक है, प्रतिरोध है। ठीक है, मतलब 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 11 का? तो डी होगा। ठीक है, 16R होगा, मतलब एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा तो 16R होगा। ठीक है, 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा 11 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर लिखा गया है चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया एप्सिलॉन नोट, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन नोट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, मतलब सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट होगा। 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एप्सिलॉन बटा में सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नोट हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है 13 नंबर में
लिखा गया है C1 दिया है 2 माइक्रोफैराड और C2 दिया है 4 माइक्रोफैराड के दो संधारित्रों की श्रेणी क्रम में जुड़ा जाता है। ठीक है, इन दोनों को ना श्रेणी क्रम में जुड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। ठीक, 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर होगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 400 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 600 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 800 वोल्ट और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 900 वोल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, तेरे का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, 800 वोल्ट हो जाएगा। अगर यहाँ तक आपके ज्यादातर उत्तर सही है तो समझ लीजिए आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर में लिखा गया प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 4, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 3, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 5 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 14 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, 4 होगा। मतलब प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र आवश्यकता होगी? तो 4 होगी। ठीक है, ओके, चलते हैं। चौथा का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर लिखा गया है यदि 100 वोल्ट तक, 1 मिनट, लिखा गया 15 नंबर में लिखा गया यदि 100 वोल्ट तक आवेशित पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 2 गुने 10 का पावर 4 फैराड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 2 गुने 10 का पावर माइनस में 4 फैराड। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 2 गुने 10 का पावर स्क्वायर फैराड और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 2 गुने 10 का पावर माइनस में 2 फैराड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, फिजिक्स में फॉर्मूला ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, इसलिए इस फॉर्मूला को अभी नोट कर लीजिए। मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, मतलब धारिता निकालने के फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी। आप लोग तोड़िएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगा के। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर में लिखा गया है एक तार में एक ए धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुने 10 का पावर माइनस में 19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 0.625 गुने 10 का पावर 13, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 0.625 गुने 10 का पावर 18 और ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस में 19 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1.6 गुने 10 के पावर 19। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, 0.625 गुने 10 के पावर 18 होगा। मतलब एक तार में एक ए धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुने 10 के पावर माइनस में 19 कूलम हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तो 0.625 गुने 10 के पावर 18 होगा। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक, चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र के समतुल्य विमा की राशि है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया बी स्क्वायर बट्टा में 2 म्यू नोट, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1/2 बी स्क्वायर म्यू नोट, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है म्यू स्क्वायर नोट म्यू नोट स्क्वायर। ठीक है, बट्टा में 2b और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1/2 बी यू नोट स्क्वायर, मतलब यू नोट स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर में 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नोट, मतलब 17 का क्या लिखा है? 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र के समतुल्य विमा की राशि है तो बी स्क्वायर बटा में 2 म्यू नोट होगा। आंसर सही है। ठीक है, 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है किसी चालक का संवहन वेग भी डी तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के बीच संबंध है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है भी डी इनवर्स रूट अंडर ई, ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बात है। ठीक है, ऑप्शन बी में लिखा है भी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई,
ऑप्शन नंबर डी में सी में लिखा गया है वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है वी डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ई बटा 2। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई होगा, मतलब किसी चालक का संवहन वेग वी डी तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के बीच संबंध है तो वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई होगा। ठीक है, याद रखिए बोर्ड परीक्षा मेहनत करने वालों को कभी निराश नहीं करती। ठीक है, आप लोग बस मेहनत पे ध्यान दीजिए। ओके, कर्म करे फल मिलवे करे, फिक्स बात है। 19 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है जे मतलब वेक्टर ली, इसे मतलब वेक्टर होता है। ठीक है, बराबर एन क्यू भी वेक्टर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया जे वेक्टर बराबर क्यू बट्टा एन भी वेक्टर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया जे वेक्टर बराबर एन भी वेक्टर डी, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया जे वेक्टर बराबर भी वेक्टर डी बट्टा में एन क्यू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में 19 का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर में 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, जे वेक्टर बराबर एन क्यू बी वेक्टर डी। ठीक है, 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतलब 20 नंबर लिखा गया है निम्नलिखित में कौन किर्क हाफ के प्रथम नियम में संरक्षित रहता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है बल, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है आवेश, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है विभव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, आवेश हो जाएगा। मतलब 20 निम्नलिखित में कौन किर्क हाफ के प्रथम नियम में संरक्षित रहता है? तो आवेश रहता है संरक्षित। ठीक है, किर्क हाफ के प्रथम नियम में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर लिखा गया है 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है। ठीक है, उनके संयोजन से प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होगी। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 3 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 2 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 2 माइक्रोफैराड, 18 माइक्रोफैराड, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 6 माइक्रोफैराड, 18 माइक्रोफैराड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, 2 माइक्रोफैराड कॉमा में 18 माइक्रोफैराड होगा, मतलब 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है। ठीक, उनके संयोजन से प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होगी तो 2 माइक्रोफैराड कॉमा में 18 माइक्रोफैराड होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 22 नंबर में आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आवेश का परिमाणीकरण क्या दर्शाता है वही बताना है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कणों पर आवेश होता है, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में 22 नंबर आंसर होगा। ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है। तो आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है। तो पहले का सही आंसर क्या जो ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 23 नंबर। लिखा गया है किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। ठीक, इस परिपथ में t समय मतलब सेकेंड में चुंबकीय फ्लक्स इसको क्या बोलते पता है? 5 बोलते हैं। ठीक है, बराबर 6t² माइनस में 5t+1 से परिवर्तित होता है। ठीक, t बराबर क्या दिया है? 0.25 सेकेंड। मोस्ट भी क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, बहुत ही बार पूछ लिया है बिहार बोर्ड ने। सेकंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा एम्पियर में होगी, मतलब एम्पियर में इसका आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 0.4। ऑप्शन नंबर डी, इस टी का मान ऐसा भरिएगा ना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 0.2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 2 एम्पियर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 4 एम्पियर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, 0.2 एम्पियर होगा। मतलब किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। इस परिपथ में से एक टी समय सेकंड में चुंबकीय फ्लक्स 5 बराबर 6t² माइनस 5t+1 से परिवर्तित होता है। टी बराबर 0.25 सेकंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा एम्पियर में होगी तो 0.2 एम्पियर होगी। ठीक है, VBA क्वेश्चन है, मोस्ट VBA क्वेश्चन ये वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ लिखा गया है 24 नंबर में
लिखा गया विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीच गणितीय योग होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है शून्य, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है अनंत, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया धनात्मक और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है ऋणात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 24 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, शून्य होगा। मतलब विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीच गणितीय योग होता है तो शून्य होता है। 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर में लिखा गया है आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक, तथा बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब ए एवं सी, आप ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया आकृष्ट होंगे, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया प्रतिकर्षित होंगे, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, प्रतिकर्षित होंगे, मतलब आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब ए एवं सी है तो प्रतिकर्षित होंगे। ठीक है, ए एवं सी क्या होंगे तो प्रतिकर्षित होंगे। 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। 26 का सही आंसर देखिए, 26 का लिखा है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में I बराबर 5 cos WT लिखा गया है एम्पियर तथा विभव वोल्ट बराबर लिखा गया है 200 sin WT। ठीक है, वेट वोल्ट WT वोल्ट है, परिपथ में शक्ति हानि है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 20 वाट, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 40 वाट। एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1000 वाट और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है शून्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में डी होगा। ठीक है, शून्य होगा, मतलब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में I बराबर 5 cos WT एम्पियर तथा विभव भी बराबर लिखा है 200 sin WT वोल्ट है, परिपथ में शक्ति हानि है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। ठीक है, 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में डी होगा, शून्य होगा। चलते हैं 27 नंबर लिखा गया है एक प्रत्यावर्ती धारा I बराबर 60 sin 100 पाई टी में धारा के मूल माध्य वर्ग का मान है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 60√2, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 30√2, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 100 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया शून्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, 30√2 होगा, मतलब एक प्रत्यावर्ती धारा I बराबर 60 sin 100 पाई टी में धारा के मूल मध्य वर्ग का मान है तो 30√2 होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 का मतलब 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते लिखा गया है दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q रखा जाए तो आवेशों के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया Q/2, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया माइनस में Q/4, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है माइनस में Q/4, मतलब नहीं माइनस में 4Q और ऑप्शन नंबर सी डी में लिखा गया है Q प्लस में Q/4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 28 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, माइनस में Q/4 होगा, मतलब दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q रखा जाए तो आवेशों के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, माइनस में Q/4 होगा। 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर सही देखिए, 29 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा गया है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था स्थिति में रहे। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है π/4, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पाई, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है π/2 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 29 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर में डी होगा। ठीक है, 0 होगा, मतलब विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर के बीच
कोण का कितना मान होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था स्थिति में रहे? तो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 नंबर लिखा गया है, आराम से देखिए। लिखा गया 30 नंबर में, किसी विद्युत चुंबकीय विकर्ण की ऊर्जा 13.2 keV है। यह विकर्ण किस क्षेत्र में संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है दृश्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है एक्स किरण, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पराबैंगनी किरण और पराबैंगनी, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है अवरक्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 30 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, एक्स किरण होगा। मतलब किसी विद्युत चुंबकीय विकर्ण की ऊर्जा 13.2 keV है। यह विकर्ण किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एक्स किरण होगा सही आंसर। ठीक है, 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। चलते हैं 31 नंबर में। लिखा गया है प्रणालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है B² 2 म्यू नोट, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है B/2 म्यू नोट, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 2 म्यू नोट बट्टा में B², और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है B/4 पाई म्यू नोट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, B² बट्टा में 2 म्यू नोट। मतलब प्रणालिका में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है तो B² बट्टा में 2 म्यू नोट। ठीक है, याद रखिएगा ये फॉर्मूला। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है 32 नंबर में, निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पराबैंगनी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है एक्स किरणें, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया सूक्ष्म तरंगे, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है गामा किरणें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी होगा। ठीक है, गामा किरणें होगा। निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? तो गामा किरणें की चुंबकीय तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। ठीक है, 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर लिखा गया है आरसी परिपथ की प्रतिबाधा होती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है √R² प्लस में WC², ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है √R² प्लस में 1/WC², ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है √WC बट्टा में R, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है √R बट्टा में WC। तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, √R² प्लस में 1/WC² होगा। ठीक, मतलब आरसी परिपथ की प्रतिबाधा होती है तो √R² प्लस में 1/WC² होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 34 नंबर लिखा गया है निम्नलिखित में एक आदर्श एलसी सर्किट में दोलन की कोणीय आवृत्ति के लिए कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है √LC, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1/√LC, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है √L/C, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है √C/L। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, 1/√LC। और निम्नलिखित में एक आदर्श एलसी सर्किट में दोलन की कोणीय आवृत्ति के लिए कौन सही है? तो 1/√LC होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतलब 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, 1/√LC। 35 में लिखा गया है श्रीलंका LCR सर्किट में विद्युत अनुनाद के लिए कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है XL ग्रेटर देन XC, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है XL लेस देन XC, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है XL इक्वल टू XC, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया XL डबल ग्रेटर देन XC। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा? सही आंसर तो 35 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, XL इक्वल टू XC। ठीक, श्रीलंका LCR सर्किट में विद्युत अनुनाद के लिए कौन सही है? तो XL बराबर XC होगा। ठीक है, 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में सी होगा। अगर आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है तो आप आधी परीक्षा जीत चुके हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है चोक कुंडली का शक्ति गुणांक है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1/2, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 1, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 0,
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, 0 होगा, मतलब चूक कुंडली का शक्ति गुणांक है तो 0 है। 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर में। लिखा गया 37 नंबर में, दो सेलों को जिनका विद्युत वाहक बल E1 एवं E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 एवं R2 है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल होगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया E1 R1 प्लस में E2 R2 बट्टा में R1 प्लस R2। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया E1 R2 प्लस में E2 R1 बट्टा में R1 प्लस R2। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया E1 प्लस में E2 बट्टा में 2। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया रूट अंडर E1 प्लस में E2। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, E1 R2 प्लस में E2 R1 बट्टा में R1 प्लस R2। 37 में लिखा गया है, दो सेलों को जिनका विद्युत वाहक बल E1 एवं E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 एवं R2 है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल होगा तो E1 R2 प्लस में E2 R1 बट्टा में R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 में लिखा गया है, किसी चल कुंड धारामापी के विक्षेप थीटा एवं उसमें प्रवाहित धारा में संबंध है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आई इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल tan थीटा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 by थीटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 38 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, बी होगा आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा होगा। मतलब किसी चल कुंड धारामापी के विक्षेप थीटा एवं उसमें इसमें प्रवाहित धारा में संबंध है तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा होगा। 38 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा। चलते हैं 39 में लिखा गया है, क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अनुचुंबकीय। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया प्रतिचुंबकीय। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अर्धचालक। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया विद्युत रोधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 39 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, अनुचुंबकीय होगा, मतलब क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं तो अनुचुंबकीय हो जाते हैं। ठीक है, 39 का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 40 नंबर में लिखा गया है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 60 डिग्री। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण होता है तो 90 डिग्री होता है। ठीक है, 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। चलते हैं 41 नंबर पर लिखा गया है, यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फाई कालांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है tan थीटा tan फाई। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है sin फाई। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया cos स्क्वायर फाई। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है cos फाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, cos फाई हो जाएगा। यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फाई कालांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है तो cos फाई होता है। ठीक है, 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा cos फाई। चलते हैं 42 नंबर पर लिखा गया, प्रतिघात का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है ओम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मयो। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है फैराड। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 42 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, ओम होगा, मतलब प्रतिघात का मात्रक होता है तो ओम होता है। ठीक है, मतलब 42 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर लिखा गया है, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय वर्ण का क्रम में कौन किरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है गामा किरणें। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है एक्स किरणें। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा गया एक्स किरणें।
ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बीटा किरणें और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया सूक्ष्म किरणें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, बीटा किरणें होगा। मतलब निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम में कौन नहीं है? तो बीटा किरणें नहीं है। ठीक है, 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। चलते हैं 44 में लिखा गया यदि कौच वायु का क्रांतिक कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कौच का अपवर्तनांक होगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कॉसेक थीटा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है साइन स्क्वायर थीटा और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कॉसेक स्क्वायर थीटा या बट्टा 1/sin स्क्वायर थीटा, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा आ गया। तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, कॉसेक थीटा होगा। मतलब यदि कौच वायु का क्रांतिक कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कौच का अपवर्तनांक होगा तो कॉसेक थीटा होगा। ठीक है, 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है 45 में एक लेंस अपवर्तनांक 1.5 की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, राइट। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी होगी। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 120 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 10 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मतलब क्या लिखा है, इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब एक लेंस मतलब एक लेंस अपवर्तनांक 1.5 की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, राइट। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो इनफाइनाइट होगी। ठीक है, मतलब अपरिभाषित। लिखा गया है 46 नंबर में अगर 4 डायोप्टर क्षमता का अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के समान इस्तेमाल किया जाए तो इसकी आवर्धन क्षमता होगी। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 4, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 2, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 5 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। मतलब अगर 4 डायोप्टर क्षमता का अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी के समान इस्तेमाल किया जाए तो इसकी आवर्धन क्षमता होगी तो 2 होगी। ठीक है, 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। 47 नंबर लिखा गया किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है काल्पनिक सीधा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है वास्तविक सीधा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया काल्पनिक उल्टा और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया वास्तविक उल्टा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक उल्टा हो जाएगा। मतलब किसी वस्तु का मनुष्य की आंखें के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर लिखा गया तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है घटता है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है अपवर्तित रहता है और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, घटता है। मतलब तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान घटता है। 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया 49 नंबर में दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यक्तीकरण में फ्रिज की चौड़ाई होती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया तरंग दैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया तरंग दैर्ध्य के वर्ग के अनुक्रमानुपाती और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया तरंग दैर्ध्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, तरंग दैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती होगा। दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यक्तीकरण में फ्रिज की चौड़ाई होती है तो तरंग दैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती होती है। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है तीक्ष्ण सीधी कोर से, ठीक है, प्राप्त विवर्तन फ्रिजे। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया समान चौड़ाई की होती है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया समान चौड़ाई की नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ज्यामितीय छाया में बनती है और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इसमें से कोई
कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, समान चौड़ाई की नहीं होती है। तीक्ष्ण सीधी कोण से प्राप्त विवर्तन फ्रिज समान चौड़ाई की नहीं होती है। ठीक है, 50 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ओके, जो छात्र अंत तक वीडियो देखेंगे उनके लिए यह वीडियो एक कंप्लीट रिवीजन बन जाएगा। ठीक है, और हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ भी देंगे, उसमें चैनल का लिंक रहेगा, व्हाट्सएप चैनल का, उसको आप ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, या आप कॉन्टेक्ट नंबर दिया होगा उस पर कॉल भी कर सकते हैं। लिखा गया 51 नंबर में लिखा गया है, फ्रेनल दूरी 2f का zf का मान होता है जहां a प्रकाश किरण की चौड़ाई और गामा नहीं, इसको प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया अल्फा बट्टा, इसको ए बट्टा तरंगदैर्घ्य होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया ए स्क्वायर बट्टा में, इसको नाम भूलेंगे इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में सी में लिखा गया इसको तब तक के लिए मान लेते हैं भी। ठीक है, तब तक के लिए हमारा इसका नंबर नाम याद नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया भी बट्टा में ए, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है भी बटा में ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर बट्टा में, क्या नाम हम भूल रहे हैं। ठीक है, बी हो जाएगा, मान लेते भी। ठीक, इसका नाम आप लोग को पता होगा इसका नाम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 52 नंबर में, कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश किरण 60 डिग्री, इसके लिए हम सॉरी मांगते हैं। ठीक है, दिल से सॉरी, पता नहीं था, याद नहीं है अभी तक। ठीक है, अभी याद नहीं है, याद था। 52 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। ठीक है, यदि परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया √3/2, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है √3, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 1/√3, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 1/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 52 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, √3 हो जाएगा। मतलब कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। ठीक है, यदि परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक √3 होगा। 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। लिखा गया है डब्लू कार्य फलन वाली धातु पर भी आवृत्ति का प्रकाश आपतित होती है। राइट, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया ई बराबर एच भी, ऑप्शन नंबर सी बी में लिखा गया ई बराबर डब्ल्यू एच भी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ई बराबर एच भी माइनस में डब्ल्यू, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया ई बराबर एच भी बट्टा में डब्ल्यू। ठीक है, तो 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में सी हो जाए। ठीक है, ई बराबर एच भी माइनस में डब्ल्यू होगा। मतलब डब्ल्यू कार्य फलन वाली धातु पर भी आवृत्ति का प्रकाश आपतित होती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा होगी, ई बराबर में एच भी माइनस में डब्ल्यू होगा। ठीक है, 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में। लिखा गया है निम्न में से कौन सा फोटोन के संवेग को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है एच भी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है एच भी बट्टा में कूलम सी स्क्वायर, बट ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया एच बट्टा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है एच सी बट्टा में वही। ठीक है, तो 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में 54 का सी होगा। ठीक है, एच बट्टा में, इसका नाम आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक है, एच बट्टा यही होगा, सी नंबर, मतलब 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया है 55 नंबर में, हाइड्रोजन के लिए बोर की अस्थायी कक्षा की त्रिज्या r है। राइट, बोर की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या r मतलब त्रिज्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है r, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया r/2, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 2r, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 4r। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में डी होगा। ठीक है, 4r होगा। मतलब हाइड्रोजन के लिए बोर की अस्थायी कक्षा की त्रिज्या r है, बोर की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या है तो 4r होगा। 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 56 में। लिखा गया है किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगदैर्घ्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है गोलाकार, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है बेलनाकार, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है समतल,
और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है वृत्ताकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है। गोलाकार किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है तो गोलाकार होता है, ठीक है। 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 57 में लिखा गया है निम्न में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अनुचुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है लौह चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है प्रति चुंबकीय पदार्थ और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है। लौह चुंबकीय पदार्थ होगा। और निम्न में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है तो लौह चुंबकीय पदार्थ करता है। 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ। चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है निम्नलिखित में कौन राशि प्रकाश के अपवर्तन में नहीं बदलती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है चाल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है तरंग लंबाई, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है आवृत्ति और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया माध्यम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, आवृत्ति होगा। निम्नलिखित में कौन राशि प्रकाश के अपवर्तन में नहीं बदलती है तो आवृत्ति जो है ना प्रकाश के अपवर्तन में नहीं बदलती, ठीक है। तो 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 59 में लिखा गया है चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है नमन कोण, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है द्विकपात, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया आभासी नमन कोण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 59 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, द्विकपात होगा। तो चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण कहलाता है तो द्विकपात कहलाता है, ठीक है। 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 60 में लिखा गया कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है जेड, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया जेड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया जेड इनवर्स और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया जेड का पावर -2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में 60 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, जेड स्क्वायर होगा। मतलब कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है तो जेड स्क्वायर होगा, ठीक है। 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा 61 नंबर में नाभिक की प्रति न्यूक्लियॉन औसत बंधन ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया 8 eV, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया 8 MeV, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 8 BeV और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 8 जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, 8 MeV। मतलब नाभिक के प्रति न्यूक्लियॉन औसत बंधन ऊर्जा होती है तो 8 MeV होती है, ठीक है। एक का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। चलते हैं 62 नंबर। लिखा गया दशमिक संख्या 8 10 की द्विआधारी संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है इसको बाइनरी नंबर कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बाइनरी नंबर कहते हैं, ठीक है, ये लिखा है तो है बाइनरी नंबर। तो ऑप्शन ए में लिखा गया है जो एग्जाम में हर साल पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। ऑप्शन ए में लिखा है 8 10 बराबर 101 2 लिखा गया है। ऑप्शन बी में लिखा गया 8 10 बराबर 110 2 लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया 8 10 बराबर 102 लिखा गया है और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 8 10 बराबर 1002 लिखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर में 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में डी होगा, ठीक है, 8 10 बराबर 1002 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 63 में लिखा गया द्विआधारी योग में 1+1 होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 1, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 0, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 10 और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है 100। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है, 10 होगा। मतलब द्विआधारी योग में 1+1 कितना होता है तो 10 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 64 नंबर में लिखा गया है निम्नलिखित में कौन OR गेट का बुलियन व्यंजक है। हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन, देखिएगा पूरा भी है, मोस्ट भी है क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है y बराबर प्लस में a प्लस में b, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है y बराबर में a.b, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है y बराबर 1 मिनट हो गया, हाँ, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया a प्लस बी मतलब रेखनी दिया है और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया y बराबर ए बी का रेखनी दिया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा।
y बराबर ए प्लस बी। निम्नलिखित में कौन ओ आर गेट का बुलियन व्यंजक है? तो y बराबर में ए प्लस बी होगा। ठीक है, सही आंसर। 65 में लिखा गया है तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है फोटोन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 65 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर में सी होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होगा। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं तो इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो 65 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर में सी होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया 66 नंबर में निम्न में से कौन घटनाएं प्रकाशकीय तंतु में परिणत होता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया प्रकीर्णन, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया विवर्तन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है अपवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या होगा इसका सही आंसर? तो ए होगा। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। मतलब निम्न में से कौन घटनाएं प्रकाशकीय तंतु में परिणत होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है ना, प्रकाशीय तंतु में परिणत होता है। ठीक है, 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा। चलते 67 नंबर में लिखा गया है किसी अर्धचालक की तापमान गुणांक का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है शून्य, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया अनंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 67 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऋणात्मक होगा। मतलब किसी अर्धचालक की तापमान गुणांक का मान होता है तो ऋणात्मक होता है। ठीक है, 67 के सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 68 में लिखा गया पी टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप से होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया धनात्मक आवेशित, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया उदासीन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया ऋणात्मक आवेशित, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 68 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर में बी होगा। ठीक है, उदासीन होगा। मतलब 68 में पी फैक्टर पी टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप से होता है तो उदासीन होता है। ठीक है, 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 69 में लिखा गया है पूर्ण तरंगी निष्करण में यदि निवेश आवृत्ति 50 Hz है तो निर्गम आवृत्ति का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 25, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 50, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है 100, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया 200। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में 69 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 100 होगा। मतलब पूर्ण तरंगी निष्करण में यदि निवेश आवृत्ति 50 Hz है तो निर्गम आवृत्ति का क्या होगा? तो 100 होगा। ठीक है, 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है। ओके, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है घटेगा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है नियत रहेगा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ए होगा। ठीक है, बढ़ेगा। मतलब एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। ओके, अगर आपको यह क्लास 12 फिजिक्स मॉडल पेपर सच में उपयोगी लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि BSEB मतलब बिहार बोर्ड 2026 से जुड़ा हर एग्जाम स्पेशल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो का पूरा PDF और आंसर की हमारे व्हाट्सएप चैनल पर दिया जाएगा। ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में लिखिए फिजिक्स 2026 रेडी ताकि हमें पता चले कि